वे दिखाई नहीं देते, लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं उसके साथ अपने डिजिटल निशान छोड़ते जाते हैं। सालों साल निशानों की संख्या बढ़ती जाती है। उनसे एक खास किस्म का डिजिटल फुटप्रिंट बनता है, जिससे ये पता किया जा सकता है कि हम कहाँ हैं, क्या करते हैं, और इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। इसका नतीजा होगा 360 डिग्री सर्वेलेंस। कैसे करेंगी सरकारें बिग डाटा का बेहतर इस्तेमाल, और डाटा पर चलने वाला शासन कब बच जाता है घुसपैठिया, और कब उसे रोकना जरूरी होता है। DW के शो टेक्टोपिया में आपका स्वागत है, और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे सरकारें अपने नागरिकों के डाटा भंडार को खंगालती हैं और पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। हम समझेंगे कि हमारे समाज की तरक्की के लिए ये कैसे मददगार है और कैसे ये अभूतपूर्व स्तर के निगरानी तंत्र को जन्म दे सकता है और कैसे लोकतंत्र को छिन्न भिन्न कर सकता है। समाज के हाशिए पर रहने वाले ही सबसे पहले महसूस करते हैं इसका असर। ये एक वर्गीय मुद्दा है, झुग्गियों में उनका ये प्रयोग चल रहा है। ये है SQ मसूद। अपने शहर हैदराबाद की सड़कों पर हासिल अनुभवों से उन्हें संकेत मिला कि भारत में अधिकारीगण देश की 1.25 अरब जनता पर डाटा का इस्तेमाल कैसे करती है। ये 2021 को वसंत की बात थी। मसूद बाजार से सामान खरीदकर अपने घर लौट रहे थे। तो पुलिस ने मुझे यहाँ पर रोक दिया और फेस मास्क उतारने को कहा। मैंने पूछा क्यों, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बस कहा उतारो। मैं हूँ सैयद कुतुबुद्दीन मसूद। लोग मुझे SQ मसूद के नाम से भी बुलाते हैं। सोशल एक्टिविस्ट हूँ और पुराने हैदराबाद शहर में पला बढ़ा। उनके हाथ में टैबलेट देखा तो समझ गया वो मेरी तस्वीर लेना चाहते हैं। मसूद पूछते रहे क्यों, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। वे आपस में बात कर रहे थे पर मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आगे का घटनाक्रम तेजी से हुआ। वो पीछे हटे और पीछे से मेरी तस्वीर ली। तो पुलिस अधिकारी क्या चाहते हैं? ये मुलाकात क्या बता पाएगी कि भारत में पुलिस बिग डाटा का किस तरह इस्तेमाल करती है? आएंगे इस पर, लेकिन पहले जरा थोड़ा पीछे लौटें। बिग डेटा की ताकत को एक सैटेलाइट इमेज के रूप में समझा जा सकता है, जिसे आप हर रोज गढ़ते हैं। हर एक डेटा पॉइंट अपने आप में एक पिक्सल जैसा है, किसी काम का नहीं, लेकिन मिलाकर उनसे ज्यादा बड़ी पिक्चर दिखने लगती है। जैसे कि सैटेलाइट चित्र तूफान को बनता दिखाते हैं। ऑनलाइन सर्च हिस्ट्री से आपके दोस्त या आपके राजनीतिक विचार पता किए जा सकते हैं। साथ ही डाटा को खंगालने से ऐसी चीजें पता चल सकती हैं जो यूं पता ही नहीं चल पाती। मिसाल के लिए, औरतें इससे पहले कि अपने परिवारों को बताएं, कंपनियां जान सकती हैं कि वे गर्भवती हैं, यह देखकर कि वे प्रेगनेंसी विटामिन या कैल्शियम जैसी चीजें खरीद रही हैं। बड़े स्तर पर बिग डेटा की मदद से सरकारें हमारी जरूरतों का पता लगाकर उन्हें पूरा कर सकती हैं। जैसे कि जन्म दर का अंदाजा लगाकर यह योजना बनाई जा सकती है कि भविष्य में कितने अध्यापकों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए स्वास्थ्य कल्याण से लेकर शिक्षा तक नागरिकों का डाटा बड़े पैमाने पर खंगाला जाने लगा है। ये बात हमें लौटाकर ले जाती है भारत के हैदराबाद शहर में। सड़क पर रोके जाने के कुछ दिन बाद तक मसूद सोचते रहे कि हुआ क्या था। वो बात मुझे खाए जा रही थी। वो मेरी तस्वीर का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ शेयर करेंगे। उसने पुलिस को अर्जी दी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। ये वर्गीय मुद्दा है। वो पॉश इलाकों में ये नहीं कर सकते। वहाँ पढ़े लिखे लोग उनसे सवाल पूछेंगे, लेकिन गरीब लोग डर के मारे विरोध नहीं करेंगे। मसूद ने मुझे मैसेज किया कि उसे पुलिस ने रोका था, लेकिन मुझे हैरानी नहीं हुई। जहां उसे रोका गया, शहर के उस हिस्से में ज्यादा ही पुलिस तैनात रहती है। मेरा नाम श्रीनिवास कोडली है। मैं रिसर्चर हूं और भारत में फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट से जुड़ा हूं। पुलिस की ऐसी कार्रवाइयां कुछ खास इलाकों तक लक्षित होती हैं, जहां हाशिए के लोग रहते हैं, गरीब और निचली जाति के लोग या मुसलमान। इस लिहाज से हैदराबाद का पुराना शहर दूसरे इलाकों से अलग है। 1990 के दशक से
हैदराबाद भारत के एक प्रमुख टेक ठिकाने के रूप में विकसित हो गया है। हैदराबाद भारत के शुरुआती शहरों में था जो वैश्विक दुनिया से संबंध जोड़ना चाहता था। नई टेक्नोलॉजी में प्रयोगों को लेकर हम उत्साहित थे। वे प्रयोग समाज के तमाम क्षेत्रों तक फैले हुए थे और उनमें कानून व्यवस्था भी शामिल थी। हमारी पुलिस व्यवस्था के तमाम पहलू डिजिटाइज हो चुके हैं। लेकिन इस बारे में बहुत कम पता है कि पुलिस उस तमाम डेटा का करती क्या है। मसूद की तस्वीर जैसा डेटा। What is it that you suspect the police wants with this photo that they took? वे डेटाबेस बना रहे हैं। शहर में हर किसी का वो प्रोफाइल बना रहे हैं। हैदराबाद पुलिस ने हमें इंटरव्यू नहीं दिया और हमारे भेजे सवालों के भी जवाब नहीं दिए, लेकिन शहर में हर ओर हमें सर्वेलेंस कैमरे नजर आए और जो पिछले 2 साल में लगे हैं। इसीलिए शोधकर्ता अब हैदराबाद को दुनिया में सबसे ज्यादा निगरानी वाला शहर कहते हैं। सवाल ये है, क्यों? स्मार्ट सिटी के रूप में हमारी तुलना दिल्ली से है, जो दूसरे कई शहरों से बेहतर है। 10 के पैमाने पर मैं कहूँगा हम लोग 3 या 4 पर हैं अभी। दूसरे कई शहरों से ये शहर मीलों आगे है, लेकिन हमारा सफ़र अभी लंबा है। मैं हूँ रमेश लोगनाथन। मैं एक प्रोफेसर हूँ। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम है मेरा। मैं यहाँ स्मार्ट सिटी रिसर्च सेंटर एंड लिविंग लैब का फैकल्टी इंचार्ज हूँ। स्मार्ट शहर हमारे देश का एक बड़ा फोकस एरिया है। टेक्नोलॉजी की मदद से शहरों की लाइफ क्वालिटी सुधारने में मदद मिलेगी। सेंटर में तैनात रिसर्चर डेटा का विश्लेषण करते हैं, जैसे मच्छरों की आमद का अंदाजा लगाना, इमारतों को ठंडा रखने में छतों की कोटिंग कितनी मददगार है ये समझना, या साफ हवा किस वक्त चलेगी इसकी भविष्यवाणी कर पाना, ताकि सांस की तकलीफों वाले लोग बाहर निकलते समय अपना ख्याल रख सकें। हम लोग पानी, पर्यावरण, प्रदूषण, परिवहन, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर काम करते हैं। और जब बात आती है सुरक्षा की, सीसीटीवी कैमरा अहम रोल निभाते हैं। शहर में सड़कों पर करीब 35,000 कैमरा लगाए गए हैं। इनके जरिए निगरानी रखी जाती है या अपराध की जांच की जाती है। कुछ हुआ तो वे जाकर देखते हैं कि क्या हुआ। वो कहते हैं कि इन्हीं कैमरों का संदिग्ध व्यवहार को ऑटोमेटिकली पकड़ने में इस्तेमाल हो सकता है, जो जेब कतरी से पहले अक्सर दिखता है, और पुलिस सतर्क हो सकती है कि कुछ गड़बड़ है। इस खूबसूरत ताकतवर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपराध को रोकने के लिए नहीं किया जा रहा। उपयोग हो सकता है और अब इस पर बात हो रही है। Harnessing the power of this data while at the same time making sure that people's privacy is protected. ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन देखिए ये डाटा सरकार का है, पुलिस के पास रहता है। मैं इसके बारे में ज्यादा परेशान नहीं होता। आखिरकार अगर अपने डाटा की सुरक्षा को लेकर आप सरकार पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? सरकारें अगर सुरक्षा इंतजाम नहीं करती हैं तो वो असल में लोगों के अधिकारों के लिए बड़ा खतरा बनती हैं। ये जो अभी आपने 2 मत सुने, ये लब्बो-लुआब हैं उस मुख्य विवाद से जो सरकारों के बिग डाटा के इस्तेमाल से जुड़े हैं। हिमायती कहते हैं कि इससे देशों को नौकरशाही से मुक्ति मिलेगी। वो अपने नागरिकों की जरूरतों को बेहतर समझ पाएंगे और उस लिहाज से सेवाएं दे पाएंगे। लेकिन आलोचक आगाह कर रहे हैं कि सरकारें नागरिकों के बारे में जितना ज्यादा जानती हैं, उतना ही उन पर नियंत्रण कर सकती हैं। तो आप सही संतुलन कैसे बनाएंगे और किस तरह की कानूनी सुरक्षाओं की जरूरत पड़ेगी? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू ने बिग डाटा के उभार को हवा दी थी। टेक्नोलॉजी की बदौलत अब कंप्यूटर डाटा क्रिएट होते ही उसे उसी पल एनालाइज कर सकते हैं। शहर इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रैफिक डाटा को मॉनिटर करना हो या जाम होने पर रूट बदलना हो। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के पास लगातार निजी डाटा जमा किया जाता रहे तो इसका इस्तेमाल सर्वेलेंस को अगले लेवल तक ले जाने में किया जा सकता है। सीसीटीवी को लीजिए। पहले अधिकारियों को वीडियो सर्वेलेंस की फुटेज को घंटों खंगालना पड़ता था। आज चेहरे की पहचान करने वाले कंप्यूटर ये काम मिलीसेकंड में कर सकते हैं और अधिकारियों को सचेत कर सकते हैं कि उनके संदिग्ध कहां हैं, क्या कर रहे हैं। इसे कहा जाता है लाइव फेशियल रिकॉग्निशन और सार्वजनिक जगहों में निगरानी के तरीके में इससे बदलाव आया है। पहले सर्वेलेंस कुछ निश्चित संदिग्धों तक सीमित थी, लेकिन
ये नए सिस्टम अब हर चीज और हर किसी की शनाख्त करते हैं। इससे सर्वेलेंस का महाजाल तैयार हो जाएगा, जहां हर कोई एक संभावित संदिग्ध के रूप में नजर आएगा। और तो और जहां निगरानी की जद में आए बगैर आवाजाही मुमकिन ही नहीं रहेगी। खास तौर पर तमाम चीजों को देखने वाले टेक सर्वेलेंस स्टेट के निर्माण की चीन की कोशिशों ने सुर्खियां बटोरी थीं। सामाजिक नियंत्रण को और कसने, अल्पसंख्यकों को दबाने और राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए बताया जाता है कि चीन बिग डेटा का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या बात सिर्फ चीन की है? नहीं, क्योंकि करीब से अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि और देश भी, जिनमें भारत जैसे लोकतांत्रिक देश शामिल हैं, अपनी बिग डाटा जमा करने की कोशिशों को परवान चढ़ा रहे हैं। मेरा मानना है कि वो लोगों का डाटाबेस बना रहे हैं, उसके लिए फोटो खींच रहे हैं। ये राज्य की सत्ता का दुरुपयोग है। बिग डेटा सर्वेलेंस के इस समूचे जखीरे में फेशियल रिकग्निशन तो महज एक औजार है। मैं सूचना की आज़ादी से जुड़ी बहुत सारी अर्जियां दे रहा हूं। हम उन्हें सूचना का अधिकार कहते हैं। ऐसे बहुत से दस्तावेज दिखाते हैं कि सरकार 360 डिग्री प्रोफाइल बनाने की कोशिश करती आ रही है और इसे रियल टाइम गवर्नेंस कहते हैं। हम डिजिटल गणतंत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही मॉडल जो एस्टोनिया में लागू किया गया। यूरोपीय संघ के पूर्वोत्तर में एक छोटा सा देश एस्टोनिया 1990 के दशक में आजादी हासिल करने के बाद 2-4 साल बुरे दौर से गुजरा था। फिर उसने औरों की तरह डिजिटल रूपांतरण को स्वीकार कर लिया। 2000 के दशक की शुरुआत से ही न सिर्फ सरकार बल्कि समूचे समाज को एक नियत, प्रगति और पद्धति से डिजिटलाइज किया जा रहा है। आज नागरिक कमोबेश सभी कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, पासपोर्ट रिन्यू कराने से लेकर वोट डालने तक। अब तो शादियां भी ऑनलाइन होने लगी हैं। बेशक आपको अपनी कस्में दोहराने के लिए सामने तो आना ही होगा, लेकिन अर्जी तो डिजिटली लगाई ही जा सकती है। So what's the difference between India and Estonia? यूरोपीय संघ का पहले से एक डेटा सुरक्षा कानून और सुरक्षा इंतजाम है, लिहाजा एस्टोनिया उनका ही पालन करता है। भारत में हमारे पास ये नहीं है। We don't have them. डाटा सुरक्षा नियमों में साफ है कि आपका डाटा कौन जमा कर सकता है और कौन उसे खंगाल सकता है। बिग डाटा के दौर में ये सवाल फिर से उभर आए हैं, लेकिन उनकी जड़ें काफी गहरी हैं। डेटा सुरक्षा को कानूनी दायरे में लाने की शुरुआत 1960 के आखिरी और 1970 के शुरुआती सालों में हुई। 1970 में जब सरकारी अधिकारी शुरुआती कंप्यूटरों पर हाथ आजमाने लगे, पश्चिम जर्मनी की एक क्षेत्रीय विधानसभा ने दुनिया का पहला डेटा प्रोटेक्शन कानून पास किया। निरंकुश नाजी हुकूमत के दौरान जर्मनी के अनुभव की ये एक प्रतिक्रिया थी। ये भी आशंका थी कि नई टेक्नोलॉजी राज्य को बहुत ताकतवर बना देगी। दूसरी चिंता ये थी कि राज्य हाल में ही ज्यादा सामाजिक हुआ था, क्योंकि वो सामाजिक कल्याण वितरित करने लगा था। यदि इन लाभों को कंप्यूटर के जरिए दिया जाना था, तो उन्हें साफ सुथरा होना ही चाहिए। और उसके 50 साल बाद 2010 के दशक में दाखिल होते ही यूरोपीय संघ ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन पास कर दिया। इसे दुनिया में सबसे जटिल, सबसे कड़े डेटा प्रोटेक्शन कानून के रूप में जाना जाता है। इसीलिए यूरोपीय संघ के नागरिकों को टेक सेवी एस्टोनिया में भी अपने बारे में जमा छोटी से छोटी सूचना के बारे में जानने का अधिकार है। अगर सरकारी अधिकारी नागरिकों का कोई डाटा जमा करते हैं और उसे सार्वजनिक सेवा का लाभ मुहैया कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अधिकारियों को ये भी जाहिर करना होता है कि उस व्यक्ति के बारे में क्या सूचना इकट्ठा की गई है और उसका क्या इस्तेमाल होगा। और बाकी दुनिया में क्या स्थिति है? दुनिया की तमाम न्याय व्यवस्थाओं में डेटा सुरक्षा कानून शामिल हैं या अपडेट किए जा चुके हैं, लेकिन जमीनी हालात कतई अलग हैं। डाटा सुरक्षा के कानूनों की भरमार के बावजूद दुनिया के कुछ ही इलाकों में, जो इस ग्राफ में गहरे नीले रंग से चिन्हित हैं, यूरोपीय संघ की तरह के कड़े डेटा सुरक्षा कानून मौजूद हैं। 2017 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान में जीने के मौलिक अधिकार से जुड़ा है, लेकिन उस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए कोई कानून नहीं आया है। इस तरह भारत में अभी कोई डाटा सुरक्षा कानून नहीं है।
इस बारे में कहा नहीं जा सकता कि सरकार किस तरह अपने नागरिकों का डाटा कलेक्ट करती है और उसे कैसे प्रोसेस करती है। मेरा नाम अनुष्का जैन है। मैं इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन में सर्वेलेंस और ट्रांसपेरेंसी मामलों में वकील हूँ। ये एनजीओ भारत में बढ़ते सर्वेलेंस को ट्रैक कर रहा है और इसकी जड़ें करीब 15 साल पहले देश में हुए आतंकवादी हमलों में देखी जा सकती हैं। 26 नवंबर 2008 को आतंकवादियों ने मुंबई की इमारतों पर धावा बोल दिया था और 164 लोगों की जान ले ली। 26/11 हमलों को देश की खुफिया एजेंसियों की एक बड़ी नाकामी के रूप में देखा गया, क्योंकि वो अंदाजा ही नहीं लगा पाई कि देश पर इतना बड़ा हमला होने वाला है। 26/11 के बाद सरकार ने कई सारे प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी, जिनकी बदौलत नागरिकों की निजता में घुसपैठ का उसका रास्ता साफ हो गया। उन उपायों में सीसीटीवी कैमरे और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी शामिल थे। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को देखने पर हमें महसूस हुआ कि देश भर में कई प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं या पहले से ही इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने नवंबर 2020 में 40 प्रोजेक्टों से शुरुआत की थी और आज हम 113 प्रोजेक्टों को ट्रैक कर रहे हैं। इससे सवाल उभरता है, क्या भारत में अधिकारी लाइव फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तकनीक लोगों की रिकॉर्डिंग करते हुए उसी क्षण उनकी शनाख्त कर लेती है। इस तकनीक की बदौलत पब्लिक स्पेस में निगरानी के बगैर आवाजाही कतई असंभव सी हो गई है। भारतीय गृह मंत्रालय ने इंटरव्यू नहीं दिया और ना ही हमारे सवालों का जवाब दिया। पुलिस विभागों की इन तमाम कार्रवाइयों में पारदर्शिता का अभाव रहता है। हमें वास्तव में पता नहीं चलता कि पुलिस क्या कर रही है। ये तो पक्का है कि वे लोगों को रोककर तस्वीरें खींच रहे हैं। ये भी हमें पता है कि उनके पास बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा हैं जिनका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। इस समय तो ये 2+2 का मामला है। भारत इस समय केंद्र सरकार से संचालित फेशियल रिकॉग्निशन डेटाबेस पर काम कर रहा है। इसी तरह शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक दूसरे डेटाबेसों पर भी। भारत की सिविल सोसाइटी के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चिंताओं में एक ये है कि बहुत सारा डाटाबेस आपस में जुड़ा होगा और वो 360 डिग्री सर्वेलेंस में काम आएगा। याद है, हमने आपसे कहा था कि आपके पास जितना ज्यादा बिग डाटा होगा उतना ही वो कीमती होता जाएगा, ठीक एक सैटेलाइट से खींचे गए पिक्चर के हजारों लाखों पिक्सेल्स की तरह। ये समस्या की बात है, क्योंकि इससे वो उद्देश्य भी घुल मिल जाएंगे जिनके लिए कोई खास डेटा कलेक्ट किया गया था। कोई भी डेटा एक खास मकसद से जमा किया जाता है और उसे इतना कम से कम रखना चाहिए कि सिर्फ जरूरत भर की जानकारी इकट्ठा की जाए। अगर वे प्रोफाइल बनाए जाते हैं और मास सर्वेलेंस प्रभाव में आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि किसी के पास कोई प्राइवेसी नहीं होगी। बहुत सारे लोग महज अपनी पहचानों के लिए, महज विशेष समुदायों से जुड़ा होने के लिए और महज अपना मत रखने के लिए टारगेट किए जा सकते हैं। 1947 में आजादी हासिल करने के बाद भारत ने एक उदार संविधान बनाया था। तभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। लेकिन आज की स्थिति कुछ बदल चुकी है। पर्यवेक्षक कहते हैं कि देश के कुछ अहम लोकतांत्रिक स्तंभ खतरे में हैं। हम लोग चुनावी लोकतंत्र में रहते हैं। लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ चुनावी नहीं है, वो संवैधानिक भी है। लोकतंत्र के कुछ निश्चित विचार होते हैं। इन्हीं लोकतांत्रिक विचारों और मूल्यों की हिफाजत के संदर्भ में भारत पिछले 10 साल के दौरान पीछे खिसक रहा है। और जब एसक्यू मसूद ने इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन को बताया कि उनके साथ क्या हुआ था, तो आईएफएफ ने उनकी मदद की। साथ मिलकर पुलिस को भेजी एक चिट्ठी में उनका डेटा डिलीट करने की मांग की गई। लेकिन हैदराबाद पुलिस से हमें कोई जवाब नहीं मिला। फिर मसूद ने फैसला किया कि वो मामले को आगे ले जाएंगे। दिसंबर 2021 में उन्होंने स्थानीय अदालत में पिटीशन दायर की। इसमें पूछा गया था कि हैदराबाद में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल की जा रही है।
मैं अपनी निजता की हिफाजत करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत से लोग सामने नहीं आते, सवाल नहीं पूछते, तो मैं उनकी आवाज बनना चाहता हूँ। प्राइवेसी एक्टिविस्ट उनके साथ हैं। सबका यही मानना है कि एक बार जिन बोतल से बाहर आ गया तो वापसी मुमकिन नहीं। हम लोग इस पिटीशन को देश भर में फेशियल रिकॉग्निशन के इस्तेमाल को लेकर एक मिसाल भी बनाना चाहते हैं। मसूद का मामला काफी अहम है। पुलिस को ये बताना जरूरी है कि उनकी हर चीज को ओके नहीं किया जा सकता है। और फिर भी इस बीच बिग डेटा सर्वेलेंस बढ़ती जा रही है। ये इमारत हैदराबाद पुलिस का नया कमांड और कंट्रोल सेंटर है। यहीं से वे शहर में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों को नियंत्रित करेंगे। सड़क पर जो भी डेटा पुलिस इकट्ठा कर रही है वो स्टोर कर लिया जाता है। ये असल में एक डेटा सेंटर है। मुझे समूचा परिदृश्य खौफ से भरा और मनहूस सा लगता है। लगता है मैं साइंस फिक्शन की फिल्म में हूँ, जहाँ बेहद ताकतवर स्टेट लगातार आपका पीछा कर रहा है। बिग डाटा का दौर आ चुका है और बेशक इसके साथ बड़े अवसर भी आए हैं, लेकिन हमारे काम आने वाली वही टेक्नोलॉजी हमारी ही जासूसी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। हर छोटी सी सुविधा के बदले में हम अपनी निजता भी गंवाते जाते हैं। इसीलिए मसूद और श्रीनिवास जैसे निजता के पैरोकार कहते हैं कि नियम महत्वपूर्ण हो गए हैं, अब तो और भी ज्यादा। भले ही आपको लगता हो कि आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि वक्त बदलता है, सरकारें आती और जाती हैं, कभी भी लोकतंत्र के बुनियादी आदर्शों पर खतरा मंडराने लग सकता है। आपके पास छिपाने के लिए भले ही कुछ ना हो, लेकिन खोने के लिए बेशक कुछ होता है।